हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, जीरो से लेकर हीरो बनाने तक का आज का इस वीडियो में हम काम किया जाएगा आपके ऊपर। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के इस वीडियो में। जितने भी समझ लीजिएगा, जीरो लेवल से लेकर सभी रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल। और देखिए, ऐसे जो आज के प्रश्न हैं हमारे रचनाओं से संबंधित, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और इसके पहले आप लोग एक काम कर दीजिएगा कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी भाई बहन आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के पास में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक झलक मैं यहां पर आपको प्रश्नों की दिखा देता हूं। देखिए, प्रश्न 1 से लेकर यहां तक 114 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला रहेगी। और बाकायदा देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक एक प्रश्न यहां पर महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करते चलिएगा और हो सके तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें सभी बच्चे। और जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको बताता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, हाल ही में अभी रिसेंटली यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है। तो जो भी मेरे द्वारा रचनाएं बताई गई हैं बच्चों को, वही रचनाएं बिल्कुल हूबहू उनके एग्जाम में देखी गई थी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यही रचनाएं मिलने वाली हैं। सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। और बिल्कुल देखिए, जीरो लेवल से लेकर आपका चाहे काल विभाजन हो, ठीक है, सभी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिव सिंह सेंगर ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और सी ऑप्शन कह रहा है कि मिश्र बंधु ने, ऑप्शन डी कह रहा है कि गारता तासी। ऑप्शन यहां पर डी के साथ में राइट आंसर जाएगा हमारा गारता द तासी ने। ठीक है, सबसे पहले जो इतिहास लेखन का काम किया था गारता द तासी के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा, ये प्रश्न याद रखिएगा, बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी जो अभी TRE 2.0 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, जूनियर लेवल में ये प्रश्न हूबहू ये प्रश्न पूछा गया था। ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इनकी गारता द तासी की याद रखिएगा, ये रचना भी आपको याद रखना है, इस्तवार दाला लित्रिउत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये रचना पूछी गई है। इसके अलावा ये प्रश्न याद रखेगा, यूपी TET में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं तो देखिए, गारता द तासी के द्वारा जो रचना है ये, ठीक है, हिंदी साहित्य का पहला, ठीक है, हिंदी और उर्दू का ये पहला प्रयास माना जाता है, ये याद रखिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं तो 1888 में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, एक रचना इनकी थी भैया, वो भी आपको याद रख लेना है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आपने सुना ही होगा, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन की है। एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं यहां पर लिखकर आपको दे देता हूं। चलिए, द मॉडर्न लिटरेचर, ठीक है, मॉडर्न वर्नाकुलर, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो में से याद रखिएगा, देखिए, एक हो गया गारता द तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहां से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है। चलिए, तो बताइएगा, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना किस नाम से की गई है। तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये लिखी गई रचना है, याद रखिएगा, 1929 में, ठीक है, 1929 में। ये भी आपको याद रख लेना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। तीसरा यहां पर प्रश्न है, कह रहा है कि आल्हा खंड, ठीक है, परमाल रासो, आला खंड और दूसरा नाम है परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है कि किसके, इसके रचयिता कौन है बताइएगा। तो कह रहा है चंद्रबरदाई, जगनेक है, नरपति नाल और अब्दुल रहमान है। तो ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आला खंड के जो रचयिता हैं कौन है भैया, जगनेक है, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई की रासो के नाम बात करते हैं हम तो पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वी
पृथ्वीराज रासो इनका रचना का नाम है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पृथ्वीराज रासो ये रचना है, ये हिंदी, ठीक है, आदिकाल की प्रथम रचना, प्रथम महाकाव्य माना जाता है इसको, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और चंद्रवरदाई को, ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, तो अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वयंभू को कहा जाता था। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, यह पंक्ति किसकी है? चलिए ये पंक्ति देखिए टीईटी एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए इसके लिए कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, ये भैया जो पंक्ति है अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है, तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है यूपी टीईटी में, ठीक है, यूपी टीईटी में यह प्रश्न पूछा गया है भैया कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो यह भी आपको याद रखना है सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के नाम से जानते हैं हम अज्ञेय जी को, ठीक है, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शमशेर बहादुर सिंह की बात करते हैं, तो ये भी देखिए यूपी टीईटी में एक प्रश्न पूछा गया था भैया कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, ठीक है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर डी, ठीक है, यहां पर डी जो है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, यह भी आपको नोट कर लेना है। चलिए छठवें प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं और इसी क्रम में हमारा छठवां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? कह रहा है कि काठ की घंटियां, ये भी भैया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। कुआंओं नदी, ठीक है, आत्महत्याओं के विरुद्ध, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। लिप्टा रजाई में काठ की घंटियां और कुआंओं नदी, ये तीनों रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो आत्महत्या के विरुद्ध है ये रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, ठीक है, रघुवीर सहाय की रचना है, ठीक है, किसकी रचना है भैया? रघुवीर सहाय की रचना है, तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? टीईटी, ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। कह रहा है कि अंबिका प्रसाद गुप्त, बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अंबिका प्रसाद गुप्त है, याद रखेगा, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है उसने कहा था, ठीक है, यह भी याद रखेगा, उसने कहा था, उसने कहा था, कई बार यह रचना पूछी जा चुकी है, तो यह भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए आठवां प्रश्न है, कह रहा है कि आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद चट्टोपाध्याय, ठीक है, शरत चंद चट्टोपाध्याय, यह भी आपको याद रख लेना, ठीक है। किसकी है भैया? आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। और विष्णु प्रभाकर की यह रचना है, यह भी आपको याद रख लेना है, किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की, ठीक है, विष्णु प्रभाकर की यह रचना है, यह भी आपको याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नवा प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, परीक्षा गुरु और कह रहा है कि चंद्रकांता कुसुमलता। चलिए तो कह रहा है कि देवकी नंदन खत्री का नहीं है, तो परीक्षा गुरु नहीं है भैया, ठीक है। नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता और कुसुमलता, ये तीनों उपन्यास हैं भैया देवकी नंदन खत्री के हैं, और जिसमें से सबसे ज्यादा जो पूछा गया है भैया चंद्रकांता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इनकी जो रचना है वो है चंद्रकांता, ये भी आप याद रख लीजिएगा। परीक्षा गुरु की बात करते हैं तो भैया यदि आपसे पूछता है कि प्रथम हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो यह भी आपको याद रख लेना है, परीक्षा गुरु है। यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास की है, लाला श्रीनिवास दास की है, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए इसी श्रृंखला में बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न, कह रहा है कि निम्न कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक और जूही की कली। चलिए तो देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, आंसू भी है, प्रेम पथक भी है, लेकिन जूही की कली की बात करते हैं तो यह है भैया निराला की, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है, निराला जी की रचना है, तो ऑप्शन यहां पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
11वां प्रश्न है, कह रहा है कि साकेत किसकी कृति है? तो भैया साकेत किसकी रचना है बताइएगा। तो ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। इसके अलावा याद रखिएगा भारत भारती, ठीक है, भारत भारती बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है, यह भी आपको याद रख लेना है। उर्वशी, ठीक है, ठीक है, उर्वशी पूछता है कि किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर हो गई, ठीक है, इसके अलावा नीम के पत्ते हो गए, ठीक है, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये सभी रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके अलावा धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो ठंडा लोहा, ठीक है, ठंडा लोहा बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कनुप्रिया, कनुप्रिया भी बहुत ज्यादा रचना ये धर्मवीर भारती से पूछी जाती हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। चलिए 12वां प्रश्न है और कमेंट करें सभी बच्चे इसके लिए। कह रहा है कि आत्माराम की टेंटें, ठीक है, निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? कह रहा है कि गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, और कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, और डी ऑप्शन कह रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, जो आत्माराम की टेंटें हैं, ठीक है, ये इसमें जो निबंध संग्रह है और इसमें जो आत्माराम का प्रतीक है वो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी है। यहां पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न कह रहा है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि रसखान की है, नागरीदास आलम की है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो देखिए प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ठीक है, सुजान रसखान, ये दोनों रचना याद रखिएगा, रसखान की रचना है और बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, और कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत, और डी ऑप्शन कह रहा है कि राजकुमार वर्मा। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त, जो अनग नाटक है वो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, भारतेंदु, ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तदीय समाज, ये वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यूपीटीईटी में यह प्रश्न पूछा गया है, यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, भारतेंदु के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा तदीय समाज की स्थापना की गई थी, यह भी आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15वां प्रश्न है, कह रहा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक बताइएगा। रामवृक्ष बैनीपुरी है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक, और राहुल सांकृत्यायन, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन की देखिए एक रचना है घुमक्कड़ शास्त्र हो गई, ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा देखिए बोलगा से गंगा तक, बोलगा से गंगा तक, ठीक है, बोलगा से गंगा तक ये रचना किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार। देखिए भारत भारती अभी मैंने बताया है कि इसके रचनाकार बताइएगा। कह रहा है कि मोहन राकेश है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और निराला हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैथिली शरण गुप्त किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती। तो यहां पर ऑप्शन डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ में सही आंसर जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम सागर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मैं आपको इंपोर्टेंट यहां पर करता चला जा रहा हूं, ठीक है, आप इन सभी रचनाओं को जितनी भी इंपोर्टेंट बता रहा हूं याद रखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाली रचनाएं हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में देखिए अभी 15-16 तारीख से बीपीएससी के एग्जाम जारी होने, अभी परीक्षाएं आयोजित होंगी, तो ये भी याद रखिएगा कि ये बीपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी रचनाएं हैं। तो आपको इन सभी रचनाओं को, जो भी बच्चे बीपीएससी के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप उन सभी बच्चों तक ये प्रैक्टिस सेट शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है? देखिए कह रहा है कि ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, और कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट। चलिए तो ईसा अल्लाह खां की बात करते हैं। देखिए सभी यहां पर, सभी की बात कर रहा हूं मैं, सभी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो यहां पर नोट कर लीजिएगा आप। दो भी यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ईसा अल्लाह खां की बात करते हैं तो इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, ये कहीं ना कहीं देखिए पूछी गई है, यूपीटीटी में पूछी गई है, रानी केतकी की कहानी। सदल मिश्र की है नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, ठीक है, ये भी रचना पूछी गई है। ठीक है, लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर रचना है, तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की है 100 अजान 1 सुजान, ठीक है, 100 अजान 1 सुजान, ये एक उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित है। चलिए 18वां प्रश्न है, कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले
किस पुस्तक में हुआ है? चलिए अभी मैंने आपको एक रचना करवाई है, ठीक है, प्रेम सागर। जस्ट अभी देखिए प्रेम सागर, जो प्रेम सागर है वो लल्लू लाल जी की रचना है और इसी से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो भैया प्रेम सागर में हुआ है और खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है प्रेम सागर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना, ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई है? लल्लू लाल जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले, ठीक है, पहले आधुनिक कवि कौन है? तो ये भी याद रखेगा, ठीक है, कौन है? लल्लू लाल जी हैं। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खड़ी बोली का यदि आपसे पूछता है कि जनक कौन है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखेगा। तो खड़ी बोली के जनक यदि आपसे पूछता है तो खड़ी बोली के जनक है आमिर खुसरो, ठीक है, आमिर खुसरो हैं। लेकिन हमसे पहले कह रहा है कि खड़ी बोली के प्रयोगकर्ता कौन है पहले, तो यह भी आपको याद रख लेना है, लल्लू लाल जी हैं, ठीक है। ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर जाएगा। चलिए देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और इसी में हम क्या है, कंफ्यूजन हमें पैदा हो जाता है और वही प्रश्न हमसे गलत हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझते चलिएगा, देखते चलिएगा। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रथम महाकाव्य, चलिए तो देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो है, जो भैया किसके द्वारा लिखा गया है? अभी मैंने हाल में बताया है आपको, कमेंट करेंगे इसके लिए, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि किसके द्वारा लिखा गया है। और ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि महाकवि कहा जाता था उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न है, कह रहा है कि एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और सोहनलाल द्विवेदी, कह रहा है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है एक भारतीय आत्मा। और इसके अलावा यह भी आपको याद रख लेना है कि हिम तरंगणी, ठीक है, हिम तरंगणी के लिए, ठीक है, हिम तरंगणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह आपसे पूछ सकता है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है हिंदी साहित्य के लिए? तो सबसे पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी को, और यह भी आपको याद रख लेना है किस रचना के लिए? तो हिम तरंगणी के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्ण काव्य, ठीक है। चलिए तो देखिए कह रहा है कि कृष्णायन, कृष्णचंद्र का और कृष्ण गीतावली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित ये कृष्ण काव्य है। ऑप्शन यहां पर डी। चलिए इसी क्रम में बढ़ लेते हैं दोस्तों 22वें प्रश्न की ओर। और 22वां प्रश्न है, कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? चलिए अरे थोड़ा सा देखिए यहां पर हमारे विकल्प यहां पर डिस्टर्ब है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए संत रैदास, किसकी है भैया ये पंक्ति? संत रैदास द्वारा लिखित ये पंक्ति है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 23वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है? यहां पर नाट्य काव्य या नाटक नहीं है। अग्निलेख, परशुराम की प्रतिज्ञा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित एक काव्य यहां पर कविता संग्रह है, ठीक है, ये परशुराम की प्रतिज्ञा। अंधा युग धर्मवीर भारती की है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज है यहां पर, कुटज, ठीक है, कुटज हो गए, विचार प्रवाह और व्रंत और विकास, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया और विचार प्रवाह, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक तो अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया, और ये दोनों सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 24वां प्रश्न है, कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है, आदिकाल को क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल, सामंत काल कहा है या फिर वीरगाथा काल? तो देखिए वीरगाथा काल, वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, ठीक है। तो सिद्ध सामंत काल यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा आदिकाल को दी गई संज्ञा है, तो यहां पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है भैया कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? ठीक है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा
किसके द्वारा कहा गया है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल को आदिकाल नाम दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए 26वां प्रश्न कह रहा है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? नगेंद्र है और नंद दुलारे वाजपेयी, कुबेरनाथ राय और रामविलास शर्मा है। चलिए तो देखिए प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? नगेंद्र है, नंद दुलारे वाजपेयी, कुबेरनाथ और रामविलास शर्मा। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर जाएगा। रामविलास शर्मा की यह रचना है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। चलिए अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? चलिए रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है, तो चलिए यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखिए रीति काल की बात की गई है, तो देखिए रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया रीतिबद्ध, इसके अलावा देखिए रीति सिद्ध कवि। ठीक है, रीति सिद्ध, और अगला जो यहां पर प्रकार है वो है रीति मुक्त कवि। तो यहां से बहुत अच्छा है और प्रश्न यहां से बनता है। तो देखिए रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत कौन कौन आता है? एक तो देखिए केशव दास हो गए, चिंतामणि हो गए, ठीक है, और मतीराम। ये नोट कर लीजिएगा आप, केशव दास, ठीक है, केशव दास हो गए, चिंतामणि हो गए, ठीक है, और मतीराम। रीति सिद्ध की बात करते हैं तो देखिए बिहारी, ठीक है, बिहारी हो गए और रसनिधि। ठीक है, रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं घनानंद, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि घनानंद किस काल के कवि हैं, और यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन से कवि हैं रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, रीति मुक्त के कवि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो हमारा सही आंसर जाएगा, ऑप्शन यहां पर सी जाएगा, क्योंकि देखिए रीतिबद्ध हमसे पूछा है तो रीतिबद्ध के कवि नहीं है, घनानंद नहीं है, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आलाखंड किसने लिखा है? जगनिक ने, आमिर खुसरो ने, चंद्रबरदाई और नरपति लाल। ये प्रश्न मैं करा चुका हूं अभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा जगनिक, ऑप्शन ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका है ये, कह रहा है कि इसके संपादक कौन थे भैया? कह रहा है कि बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अभी आपको मैंने रचना बताई है, उसने कहा था वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, कभी कभी देखिए प्रेमघन लिखा हुआ मिलेगा, ये इतना नाम नहीं मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रेमघन, ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए तो देखिए रमेश चंद्र शाह की ये रचना है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रख लेना है। चलिए 31वां प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? कह रहा है कि नागेंद्र ने नहीं लिखा है, लक्ष्मी सागर वार्णे ने नहीं लिखा है, रामकुमार वर्मा ने नहीं लिखा है, या फिर वचन सिंह ने नहीं लिखा है। चलिए तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो यह भी आपको बताना है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, चलिए करिए इसके लिए कमेंट। तो देखिए नागेंद्र ने नहीं लिखा है, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन ए के साथ में सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न है, कह रहा है कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार और बरस 18 छत्री जीवे और आगे जीवन को धिक्कार। चलिए तो ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं, और ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार ये रचना पूछी जा चुकी है। और देखिए आपका जो हाल ही में यूपी टीईटी का 2021 में जो यूपी टीईटी का हुआ था, जो पेपर कैंसिल हुआ था, ठीक है, जो पेपर कैंसिल हुआ था उसके बाद में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न हूबहू पूछा गया था, तो यहां पर मैंने रख लिया है ये प्रश्न। चलिए तो देखिए 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, ये रचना है भैया, अभी मैंने आपको प्रश्न कराया किसका है? आलाखंड, जिसको हम परमाल रासों के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन यहां पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ठीक है, चलिए भारतेंदु युग का नहीं है या मंडल का नहीं है, तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, और कह रहा है कि प्रेमघन, श्रीधर पाठक नहीं है। ठीक है, यहां पर श्रीधर पाठक, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भैया प्रगतिवादी कवि हैं, कौन से युग के हैं? प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, भारतेंदु युग के नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न
34वां प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है, बताइएगा। तो देखिए कह रहा है कि पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या तार सप्तक, और कह रहा है कि तीसरा तार सप्तक। तो देखिए पहला तार सप्तक नहीं, जो तार सप्तक का नाम था वो केवल तार सप्तक था पहले वाले का, उसे पहला तार सप्तक नहीं बोलेंगे। तो यही हमारा ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लगातार 4 तार सप्तक रहे हैं और यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है तार सप्तक से। तो देखिए तार सप्तक की बात करते हैं, तो देखिए जो तार सप्तक था ये 1943 में, ठीक है, 1943 में अज्ञेय के द्वारा, ठीक है, अज्ञेय के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। और यह भी आपसे पूछ सकता है कि तार सप्तक क्या है, तो 7 कवियों की कविताओं का संकलन था इसमें, यह भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। 7 कवियों की कविताओं का संकलन किया गया था, किसके द्वारा, अज्ञेय के द्वारा। और जो इसका पहला, ठीक है, पहला जो संस्करण इसका प्रकाशन किया गया था 1943 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद में 1951 में दूसरा तार सप्तक आया। तीसरा तार सप्तक की बात करते हैं तो 1959 में, और चौथा तार सप्तक आया भैया 1979 में। तो ये डेट आप सन याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है और यहां से देखिए प्रश्न पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो प्रकाशन किया जाता था भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा किया जाता था, ठीक है, यह भी आपको याद रख लेना है। और संपादक यदि आपसे पूछता है तो अज्ञेय के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 35वां प्रश्न है, कह रहा है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है। तो भैया ये है I.A. रिचर्ड्स का, ठीक है, किसका है, I.A. रिचर्ड्स का है। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत इस ग्रंथ में है, किसका है भैया, 84 संतों का, किसका था, 84 वैष्णवन की वार्ता है। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न है, कह रहा है कि अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है। तो एक बूंद सहसा उछली, जो भैया क्या है, एक यात्रा वृतांत है, किसके द्वारा लिखी गई है, अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है, यह भी आपको याद रख लेना है। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बावरा अहेरी, आत्मनेपद, ठीक है, और जयदोल, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये किसकी रचना है, बावरा अहेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अज्ञेय की ही रचना है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, यात्रा वृत्तांत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 38वां प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, और पीली आंधी, और एक पीली शाम, ठीक है, एक पीली शाम, यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शमशेर बहादुर सिंह मैंने आपको अभी बताया था कि कवियों का कवि, ठीक है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न है, कह रहा है कि पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा था। ठीक है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ था श्रीमद् भागवत गीता था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी जो पुष्टि मार्ग की बात कर रहे हैं तो पुष्टि मार्ग, ठीक है, पुष्टि मार्ग किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, विट्ठल नाथ के द्वारा। किसके द्वारा, विट्ठल नाथ के द्वारा। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है, तो पुष्टि मार्ग का जहाज भैया सूरदास को कहा गया है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। सूरदास अष्टछाप में से एक कवि थे, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, तो देखिए विद्यापति को कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए मैथिल कोकिल, ठीक है, मैथिल कोकिल, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मैथिल कोकिल की संज्ञा किसको दी जा गई है भैया, तो विद्यापति को। और अभिनव जयदेव भी किसको कहा जाता है, विद्यापति जी को कहा जाता है। चलिए 41वां प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन आलवार महिला संत है। आंडाल कौन है भैया, 12। देखिए जो दक्षिणी एलवार संत हुए थे, ठीक है, 12 एलवार संत थे और उनमें से केवल एकमात्र महिला थी, जो कौन थी भैया, आंडाल थी। ठीक है, कौन थी, आंडाल थी। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 42वां प्रश्न है, कह रहा है कि आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या रही है भैया, कह रहा है कि इसमें श्रृंगारता ज्यादा देखने को मिलती है, धार्मिकता देखने को मिलती है, वीरगाथा देखने को मिलती है, या फिर भक्ति ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति की बात कर रहा है, तो देखिए आदिकाल की मैं बात करूं भैया, तो आदिकाल में क्या था कि राष्ट्रीय एकता का अभाव ज्यादा देखने को मिलता था। ठीक है, जो राज्य थे वो क्या है, अलग अलग बटे हुए थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता का अभाव ज्यादा देखने को मिलता है, और इसी कारण से जो उस आदिकाल के कवि हुए हैं
उन्होंने क्या है, जो अपनी उनकी रचनाएं रही हैं उसमें वीरता का वर्णन बार बार यहां पर देखने को मिलता है, बार बार वीरता का वर्णन वहां पर किया गया है। तो देखिए वीर गाथा काल, ठीक है, क्या हो जाएगा आदिकाल में कि प्रधान प्रवृत्ति क्या थी भैया, वीर गाथा थी। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि वीर गाथा काल किसने कहा है, ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, तो यह भी याद रखेगा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, यह भी आप याद रखिएगा। 43वां प्रश्न है, कह रहा है कि ज्ञानमार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है। चलिए तो देखिए ज्ञानमार्गी और एक था प्रेम मार्गी। चलिए मैं यहां पर पूरा आपको थोड़ा सा यहां पर समझा देता हूं। देखिए स्वामी रामानंद की विचारधारा से ही देखिए दो यहां पर शाखाओं का विकास हुआ। एक तो थी भैया सगुण, ठीक है, आपने सुने होगी सगुण भक्ति धारा, और एक थी निर्गुण। ठीक है, निर्गुण थी। जो सगुण थी, ठीक है, इसके भी दो भागों में बांटा गया था। फिर एक तो आता था कि राम भक्ति शाखा आती थी और एक थी कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, और इसी प्रकार से निर्गुण की बात करें तो जो निर्गुण थे भैया वो निराकार ब्रह्म की पूजा में विश्वास रखते थे, ज्ञान के मार्ग में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो निर्गुण जो भक्ति शाखा थी इसी के अंतर्गत एक थी ज्ञान मार्गी शाखा, ठीक है, और एक थी प्रेम मार्गी शाखा, जिसके भैया कवि हुए हैं जायसी जी। ठीक है, और ज्ञान मार्गी के हुए हैं कबीर जी। ठीक है, कबीरदास जी। ठीक है, राम भक्ति की बात करते हैं तो देखिए तुलसीदास जी हो गए, ठीक है, नाभादास जी हो गए, और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत मीराबाई हो गई। ठीक है, सूरदास जी हो गए, ठीक है, रैदास हो गए। तो यह भी आपको याद रख लेना है। कह रहा कि ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति थी, तो ज्ञान मार्गी यह भक्ति काल की थी। किसकी थी, भक्ति काल की थी। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44वां प्रश्न है, कह रहा कि भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा था। यह ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। चलिए तो देखिए किसको कहा है भैया, भक्ति काल को। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किसको कहा गया है, भक्ति काल को कहा गया है। ठीक है, यदि पूछता है कि आदि काल को क्या कहा है, ठीक है, तो चारण काल क्या कहा है, चारण काल कहा है किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निराला ने किस पत्र का संपादन किया था, मतवाला, स्वतंत्र, अभ्युदय और हंस। ठीक है, मतवाला, ठीक है, मतवाला का संपादन किया जाता था, ठीक है, निराला जी के द्वारा। अभ्युदय की अशोक के द्वारा, ठीक है, अशोक के द्वारा। स्वतंत्र भारत है, ठीक है, स्वतंत्र भारत एक पत्र था, ठीक है, समाचार पत्र था, इसका संपादन किया जाता था अशोक के द्वारा। अभ्युदय की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और हंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, हंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। हंस की बात करते हैं तो देखिए प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इस पत्र का संपादन किया जाता था, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 47वां प्रश्न है, कह रहा है कि रामचंद्र का की रचना किसने की है, देव ने की है, केशवदास ने। किसने की है भैया, केशवदास ने की है। ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 48वां प्रश्न है, कह रहा है कि काव्य अलंकार के रचयिता, ठीक है, तो भैया अलंकार का जनक किसको कहा जाता है, भरत मुनि को कहा जाता है। ठीक है, भरत मुनि को कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर जाएगा। चलिए 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो देखिए भारोपीय परिवार क्या है, पहले बात तो यह समझ लीजिएगा, भारतीय भाषाओं और यूरोपीय भाषाओं को मिलाकर एक समूह बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है, जिसके अंतर्गत यूरोपीय भाषाएं सम्मिलित हैं और भारतीय भाषाएं भी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी भाषा है जो इस ग्रुप के अंतर्गत नहीं आती है, कह रहा है कि मराठी है, गुजराती है, मलयालम है और हिंदी। ठीक है, तो देखिए भैया मलयालम है जो भारोपीय परिवार के अंतर्गत नहीं आती है, तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भी आती है, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, ठीक है, नेपाली हो गया, इसके अलावा देखिए फ्रांसीसी भाषा हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है, अरबी हो गया, ये सभी आती हैं भारोपीय परिवार के अंतर्गत, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए 50वां प्रश्न है, कह रहा है कि ब्रज भाषा कहां पर बोली जाती है, इलाहाबाद में, ओरछा और झांसी, मथुरा हो गया, वृंदावन, और डी ऑप्शन कह रहा है कि बनारस। तो देखिए ब्रज भाषा बोली जाती है भैया
मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, आगरा वाला जो क्षेत्र हो गया, यहां पर बोली जाती है ब्रज भाषा बोली जाती है, ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए 51वां प्रश्न है, कह रहा है कि कीर्ति पताका रचना किसकी है? तो देखिए कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली और गंगा वाक्यावली, ये चारों रचनाएं वेरी इंपोर्टेंट हैं और चारों की चारों रचनाएं हैं विद्यापति जी की। ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 52वां प्रश्न है, कह रहा है कि मृगावती रचना किसकी है? तो मृगावती भैया रचना है कुतवन की है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मुल्ला दाऊद की एक यूपी टीईटी में पूछी गई रचना है, इसको याद रखिएगा। संदेश रासक वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है। चलिए 53वां प्रश्न है, कह रहा है कि आत्मनिरीक्षण के लेखक, ठीक है, आत्मनिरीक्षण एक रचना है, इसके लेखक कौन है? कह रहा है कि वियोगी हरि गुलाब राय, हरिभाऊ उपाध्याय और सेठ गोविंद दास, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखित एक रचना है ये। चलिए 54वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो देखिए अनुसूची पूछ रहा है, तो चलिए मैं भाग भी बता देता हूं, एक एक यहां पर पॉइंट क्लियर कर देता हूं आप सभी को। चलिए भाग नोट करें। भाग यदि पूछता है तो भाग 17 में अनुच्छेद यदि आपसे पूछता है, ठीक है, आर्टिकल की बात करता है तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, ठीक है, हिंदी भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 343 है यह कहता है भैया कि राज्य की भाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। और जो अनुच्छेद 351 है यह कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वो भारत में, ठीक है, भारत में, विदेश में, ठीक है, इसका कर्तव्य होगा संघ का, ठीक है, कि हिंदी का प्रचार प्रसार को बढ़ाए, हिंदी का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी के बारे में वर्णन है। ठीक है, राजभाषा के बारे में वर्णन है। भाग 17 भी याद रखिएगा किससे संबंधित है? ठीक है, भारतीय भाषाओं से संबंधित है। और अनुसूची हमसे पूछा है तो यह भी आपको याद रख लेना है, अनुसूची 8। ठीक, कौन सी है भैया? अनुसूची 8 में, ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, यह भी आपको याद रख लेना है। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है? कह रहा है कि जयद्रथ वध, ठीक है, भारत भारती, यशोधरा, रश्मि रथी नहीं है भैया। जो रश्मि रथी है ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी है? दिनकर जी की रचना है रश्मि रथी, यहां पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 56वां प्रश्न है, कह रहा है कि झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसके द्वारा लिखी गई है भैया? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना है। महादेवी वर्मा की बात कर लेते हैं तो इनको भैया आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। आधुनिक मीरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखेगा महादेवी वर्मा जी को। चलिए 57वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है? निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और मुक्तिबोध, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रगतिवादी, ठीक है, जो मुक्तिबोध है वो प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये हैं भैया छायावादी युग के कवि हैं। चलिए 58वां प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई, रसखान, सूरदास और तुलसीदास। तो कृष्ण गीतावली रचना है तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पंक्ति भैया कुंभन दास के द्वारा लिखी गई है, यह भी आपको याद रखना है। देखिए मैं पूरी पंक्ति यहां पर आपको सुना देता हूं। पंक्ति है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। यह पंक्ति कुंभन दास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कुंभन दास जी थे भैया अकबर के समकालीन कवि माने जाते हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, जो कुंभन दास जी हैं, एक दिन क्या होता है भैया कि आमंत्रित किया जाता है अकबर के द्वारा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी आपने सुना होगा, अकबर के द्वारा बसाई गई एक नगरी थी। ठीक है, तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में कुंभन दास जी को आमंत्रित किया जाता है और इसी के बारे में उन्होंने क्या है इन पंक्तियों में ये पूरा विवरण लिख दिया है। ठीक है, कि संतन को कहां सीकरी सो काम,
कि आवत जात पनहिया टूटी। पनहिया होती हैं भैया चमड़े की एक जूता होता था उस समय पर, ठीक है। जो पहले के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, ठीक है, जो मतलब पहले के व्यक्ति होते थे उस समय पर चमड़े की जूती पहनते थे, जिसको हम पनहिया के नाम से जानते थे। तो कह रहा है कि आने जाने में एक तो पनहिया भी टूटी, ठीक है, जूती भी टूट गई, और कह रहा है कि साथ ही में क्या है, हरि का नाम भी भूल गए हम, ठीक है। तो ये पंक्ति याद रखिएगा, किसकी है, कुंभन दास जी की है, ठीक है। चतुर्बुद्ध दास होगा, कुंभन दास, नंद दास और सूरदास, ये चारों कवि अष्ट छाप के कवि हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। पूछ सकता है, प्रश्न बन जाता है यहां से कि कौन एक अष्ट छाप का कवि नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। चलिए 60वां प्रश्न है, कह रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं, छायावादी हैं, प्रगतिवादी हैं, प्रयोगवादी हैं और हालावादी। तो देखिए भैया केदारनाथ अग्रवाल हैं, प्रगतिवादी कवि हैं, ऑप्शन यहां पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। सुहाग के निपुर, मानस का हंस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, भूले बिसरे चित्र, ये रचना सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। ये अमृतलाल नागर की रचना नहीं है, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भूले बिसरे चित्र हैं ये भी आपको याद रख लेना है, किसकी है भैया, भगवती चरण, ठीक है, भगवती चरण वर्मा की रचना है, भगवती चरण, ठीक है, ये टीईटी में पूछा गया प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, भगवती चरण वर्मा की रचना है। भैया जो मानस का हंस है ये है अमृतलाल नागर की, ठीक है, रचना है, और ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसकी जीवनी है, तो याद रखिएगा भैया किसकी जीवनी है, ये जीवनी है तुलसीदास जी की, ठीक है, तुलसीदास जी की जीवनी है, ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 62वां प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। एक दूनी एक, मादा कैक्टस और सेतुबंद, कह रहा है कि कैदे हयात, मादा कैक्टस नहीं है, ठीक है। मादा कैक्टस जो रचना है वो है लक्ष्मी नारायण लाल जी की, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है, ये नोट करते चलेगा आप लोग सभी, ठीक है। चलिए देखिए हर एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम से में पूछे गए हैं, ये भी आपको निश्चित रूप से समझना पड़ेगा यहां पर। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे आप शेयर कर दें, और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चाहे किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही आप सभी को हिंदी और जीके से संबंधित आपको यहां पर प्रतिदिन आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 63वां प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है। अमरकांत, फणीश्वर नाथ रेणु और शैलेश पटियानी, यशपाल। तो भैया फणीश्वर नाथ रेणु की ये रचना है, और इसके अलावा जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो है मेला आंचल, मेला आंचल प्रति परिकथा, ठीक है, प्रति परिकथा, जुलूस, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। जो सबसे ज्यादा पूछी गई है वो है मेला आंचल अभी तक, ठीक है, मेला आंचल सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली इनकी रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 64वां प्रश्न, और कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है। प्रेमचंद जी की रचना है, ठीक है, किसकी है, प्रेमचंद जी की, ऑप्शन यहां पर बी। अगला प्रश्न है 65वां प्रश्न, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की नहीं है। तो देखिए मेला आंचल, मेला आंचल अभी बताया मैंने फणीश्वर नाथ रेणु की है, ठीक है। गुनाहों का देवता ये सही हो जाएगा, ठीक है, डी है यहां पर, डी ऑप्शन होगा सही, ठीक है। गुनाहों का देवता किसकी है, धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति यशपाल की नहीं है। चलिए झूठा सच, दादा कॉमरेड, दिव्या और तमस। तो तमस नहीं है, जो तमस है भैया ये भीष्म साहिनी की रचना है, भीष्म साहिनी की रचना है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 67वां प्रश्न है, ब्रजभाषा कहां पर बोली जाती है। इलाहाबाद, अभी ये प्रश्न करा चुका हूं, कुछ प्रश्न डबल हो गए क्या। चलिए ठीक है, सी जाएगा इसका राइट आंसर, मथुरा और वृंदावन। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था कभी इस व्यष्टि का अपमान। यह पंक्ति बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए बताइएगा इसके लिए। तो ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। ये भैया अज्ञेय की पंक्ति है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, और इसको भी आपको याद रख लेना है, किसकी है,
अज्ञे जी की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मतवाला के संपादक, ठीक है, मतवाला के संपादक कौन है? अभी बताया हाल में किस कौन है भैया। तो देखिए यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहां पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की आप पत्रकार नोट कर लीजिएगा, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा हो गई, ठीक है, और हरिश्चंद्र पत्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन। ये तीनों रचनाएं में सबसे, ठीक है, ये पत्रिकाएं हैं तीनों, और तीनों में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है कवि वचन सुधा। तो इंपोर्टेंट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, हरिश्चंद्र पत्रिका बाकी और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये तीनों किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और कह रहा है 70वां प्रश्न, कह रहा है कि कौन सा उपन्यास जैनंद की रचना नहीं है? चलिए तो देखिए जैनंद की रचना नहीं है चलिए तो देखिए जैनंद की रचना एक तो परख हो गई और त्यागपत्र, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, परख और त्यागपत्र। लेकिन देखिए चित्रलेखा, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, चित्रलेखा इनकी रचना नहीं है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उपन्यास वो मैंने आपको बता दिया है, परख हो गया और त्यागपत्र, दोनों यूपी टीईटी में पूछे गए हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 71वां, पद्मावत की भाषा बताइएगा। पद्मावत कह रहा है कि कौन सी भाषा में लिखा गया, कौन सी बोली में लिखी गई है? फारसी में, संस्कृत में और अवधी में, कह रहा है कि ब्रज भाषा में। तो पद्मावत लिखी गई भैया अवधी भाषा में। देखिए ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा याद रखना है आपको रामचरितमानस, ये बहुत ज्यादा, ये दोनों रचना की बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किस बोली में लिखी गई है। रामचरितमानस, ठीक है, महाकाव्य है दोनों, पद्मावत भी है और रामचरितमानस, ठीक है, तो दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो रामचरितमानस भी अवधी में लिखा गया है, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हिमकृतनी किसकी रचना है? तो भैया हिमकृतनी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। हरिओद हो गई, हरिओद की एक, देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न, कह रहा है कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? संस्मरण है, एक रेखा चित्र है, निबंध है, और कह रहा है कि कहानी है। चलिए तो भैया कछुआ धर्म है एक निबंध, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर जाएगा। चलिए 74वां प्रश्न है, कह रहा है कि ये लड़की किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा मन्नू भंडारी की है, ममता कालिया, और कह रहा है कि कृष्णा सोबती। तो भैया कृष्णा सोबती की रचना है, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर जाएगा। मैत्रेयी पुष्पा की देखिए एक इंपॉर्टेंट रचना है गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, ठीक है, ये आत्मकथा है इनकी और बहुत ज्यादा ये पूछी जा रही है, ठीक है, आजकल। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि शकुंतला के अंगूठी के नाटककार कौन है? चलिए ये एक नाटक है, ठीक है, और कह रहा है कि इसकी किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की है और रमेश बख्शी की है, प्रभाकर छत्री है, ठीक है, छत्री की है, और शंकर शेष की है। चलिए तो ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा जी है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 76वां प्रश्न है, आह वेदना, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? ये बताइएगा। अजात शत्रु की है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त की है, स्कंदगुप्त की है, और ध्रुव स्वामी की। तो ये है अजात शत्रु की, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो देखिए पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, तीनों हैं जायसी के द्वारा लिखी गई। मधुमालती नहीं है, ठीक है, ये मधुमालती है भैया, ये मंझन की रचना है, ठीक है, मंझन की है और इंपोर्टेंट भी है, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन रीति सिद्ध कवि है? अभी आपको बताया पूरा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि बिहारी, देव, केशव और भूषण। देखिए बिहारी, ठीक है, बिहारी क्या है, कौन से भी रीति सिद्ध कवि हैं, ऑप्शन यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? पद्मावत में, तो देखिए पद्मावत आपने फिल्म देखी होगी, पद्मावती जो फिल्म आई थी, ठीक है। चलिए अब तो बता दीजिएगा, अब तो शायद आप समझ गए होंगे किसके ऊपर, किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है इसमें। तो इसमें भैया अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती जी की कहानी का वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संदेश राशक, अभी आपको बताया मुल्ला दाऊद की रचना है, ठीक है। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आमिर खुसरो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए आमिर खुसरो बोला जाता है कि भारत की तोती या तूती या भारत का तोता किसको कहा जाता है? तो आमिर खुसरो को कहा जाता है। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली के, ठीक है, खड़ी बोली के जनक किसको कहा जाता है? तो खड़ी बोली का जनक कहा जाता है आमिर खुसरो का, ठीक है। तबला और सितार का भी इनको जनक बोला जाता है, कव्वाली का भी जनक आमिर खुसरो का बोला जाता है, ठीक है। तो यह भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? चलिए, कह रहा है कि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली हो गई, और प्रेम वाटका है, यहां पर वर्तिका नहीं, प्रेम वाटका। तो देखिए प्रेम वाटका यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रेम वाटका है, ठीक है। प्रेम वाटका रसखान जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? बताइएगा, कमेंट करें इसके लिए कि कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत जननी और अंधा युग। तो देखिए अंधा युग, ठंडा लोहा, गुनाहों के देवता, ठीक है, कनुप्रिया, ये रचना किसकी हैं? धर्मवीर भारती की, ठीक है। डी सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों याद रखेगा, भारत दुर्दशा जी में वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली कहां बोली जाती है? कह रहा है कि झांसी में, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। देखिए मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा हो गया। जितना भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है ना, ठीक है, सभी जगह पर वहां पर खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो मेरठ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए खड़ी बोली का एक दूसरा भी नाम होता है, ठीक है, कौरवी के नाम से जानते हैं, ठीक है, कौरवी बोली। ये भी आपको याद रखना है, कहीं कहीं पर खड़ी बोली नाम ना दिया जाए तो फिर आप लोग विचलित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 84वां प्रश्न है, कह रहा है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? खरोष्टी में हुआ है, ब्राह्मी में, और नाग लिपि में। नागरी देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। 85वां प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय भैया कहां पर है? मद्रास में है, ठीक है। हिंदी भारत, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में है। ऑप्शन डी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी किसकी काव्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है? चलिए नहीं है, याद रखिएगा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास अंधेरे में। चलिए तो देखिए जो अंधेरे में है ये रचना है भैया मुक्ति बोध की, गजानन माधव मुक्ति बोध की, ठीक है। ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और हल्दी घाटी, यही सही हो जाएगा, ठीक है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी की रचना है, ठीक है, श्याम नारायण पांडे जी की रचना है हल्दी घाटी, ठीक है। ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 89वां प्रश्न कह रहा है कि आवत जात पनैया टूटी, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कुंभन दास जी की ये पंक्ति है। ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कह रहा है कि कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त और कफन। तो भैया जो कफन है ना, ये कफन है प्रेमचंद्र की, ठीक है, प्रेमचंद्र जी की कहानी है, और ये भैया इनके द्वारा लिखित अंतिम कहानी थी। ये भी पूछ लिया जाता है, कैसी अंतिम कहानी थी, ठीक है।
जयशंकर प्रसाद की एक कहानी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार, जो पुरस्कार कहानी है भैया, ये यूपी टीईटी में पूछा गया है। ठीक है, यूपी टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए 91 प्रश्न है, कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है? ईदगाह, नमक का दरोगा, सदगति, हत्यारे। चलिए तो देखिए, प्रेमचंद जी की रचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो चलिए देखिए, जो महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा जो पूछी जा रही हैं आप उनको नोट कर लीजिएगा। लेकिन हमारा देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है? तो प्रेमचंद जी की रचना बतानी है कि यहां पर कौन सी नहीं है। चलिए तो देखिए हत्यारे। ठीक है, ये हत्यारे नहीं है, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो प्रेमचंद जी की रचना है कौन कौन सी आपको याद रखना है। कफन हो गई, ठीक है, कफन अभी बताया मैंने। सप्त सरोज हो गई, मंगलसूत्र, ठीक है, और इसके अलावा देखिए गोदान हो गया, गवन हो गया, ठीक है, और सेवा सदन। सेवा सदन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए जो सेवा सदन है ये रचना, देखिए एक यहां से बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि कौन सी रचना थी जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था? प्रेमचंद जी की रचना को प्रतिबंधित कर दिया गया था, सेवा सदन। ठीक है, याद रखिएगा ये सेवा सदन बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 93वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी औपन्यासिक कृति प्रेमचंद जी की नहीं है? फिर से बताइएगा। चलिए प्रेमाश्रम, वरदान हो गई, मंगलसूत्र और अंतिम अरण। तो भैया अंतिम अरण्य नहीं है, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर जाएगा। चलिए 94, निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति जैनंद की है? मृगनयनी, झूठा पत्र, खंजन नयन और त्याग पत्र। चलिए तो देखिए कह रहा है कि कौन सी कृति, औपन्यासिक कृति जैनंद की है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि याद रखिएगा, एक तो त्यागपत्र हो गई और दूसरा है परख। ये बहुत ज्यादा पूछी जा रही है जैनंद की ये रचनाएं। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी रचना मोहन राकेश की नाटक कृति नहीं है? आधे अधूरे नाटक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पहला राजा, ये नहीं है। ठीक है, चलिए 96, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन मुक्तिबोध और कह रहा है कि दिनकर जी। चलिए बताइएगा इसके लिए। देखिए प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादी कवि हैं। कौन से हैं भैया? छायावादी कवि हैं, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चिंतामणि किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए चिंतामणि कह रहा है तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर जाएगा। चलिए 98, चीड़ों पर चांदनी, बताइएगा। चीड़ों पर चांदनी, तो ये है भैया निर्बल वर्मा की रचना। ठीक है, निर्बल वर्मा जी की रचना है, ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकायतन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। देखिए लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, ज्योतिषना, पतझड़, ये सभी रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न चलिए कह रहा है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की रचना से है? चलिए निराला जी प्रसाद और दिनकर जी प्रसाद, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो भैया ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है?
महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई और कबीर जी। तो ये है भैया महादेवी वर्मा जी की रचना, ठीक है, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? अभी बताया मैंने आपको, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है, ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की रचना नहीं है, रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्र का साहित्य लहरी। देखिए साहित्य लहरी, सूर सागर, ठीक है, सूर सारावली, ये रचना है सूरदास जी की, ठीक है, सूरदास जी की रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यापति की रचना बताइएगा। कीर्तिलता नहीं है, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, यही सही हो जाएगा, ठीक है, पदावली हो गई, गंगा वाक्यावली। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सुनीता त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनंद की है, ठीक है, सुनीता और त्यागपत्र किसने है? जैनंद की रचना है। ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, खंजन नयन किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर, रंगे राघव अज्ञेय का है और भीष्म सायनी। तो खंजन नयन बताइएगा। तो भैया ये रचना है अमृतलाल नागर की है, ठीक है, और ये भी आपको याद रख लेना है कि खंजन नयन जो अभी मैंने आपको बताया था मानस का हंस, ठीक है, जो मानस का हंस है वो तुलसीदास जी की जीवनी थी, और ये है भैया किसकी? सूरदास जी की जीवनी, ठीक है, सूरदास जी की जीवनी, और दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अमृतलाल नागर जी की हैं, ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए चलिए कह रहा है कि युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है? जय शंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और अज्ञेय मुक्तिबोध। तो युगवाणी है भैया सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, ऑप्शन बी से ही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक है? राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्य प्रकाश मिश्र और खुशवंत सिंह। यह है भैया कमलेश्वर की, ठीक है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर जी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता सूरदास, नंददास, वाल्मीकि, परिचित ही हैं आप सभी लोग, ठीक है, तुलसीदास जी की है, अरबी में लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पोथी पढ़ी पद जग मुआ, पंडित भया न कोय और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उक्त साखी विचार किसके हैं? तो ये कबीरदास जी के हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पंक्तियां बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं आजकल एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? भैया द्वैतवाद के, ठीक है, द्वैतवाद संप्रदाय के संस्थापक थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि तुलसीदास जी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? चलिए तो देखिए भैया तुलसीदास जी की रचना पूछ रहा है कि कौन सी रचना है जो ज्योतिष से संबंध रखती है? तो राम आज्ञा प्रश्न है, ठीक है, किससे? ज्योतिष से संबंध रखती है, ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। 113 प्रश्न, हिंदी प्रदीप। चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, चलिए बताइएगा, टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी प्रदीप के संस्था, ठीक है, संपादक बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है, प्रेमघन की भी बताई मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुरस्कार के रचनाकार, पुरस्कार कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए सभी प्रश्न कंप्लीट, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के प्रश्न कैसे रहे। देखिए आप लोग क्या करते हैं कि हम वही घिसा पिटा पढ़ते रहते हैं, वही जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मीराबाई, रैदास, सूरदास। बेटा प्रश्नों का लेवल बढ़ाइए, सिलेक्शन चाहिए तो प्रश्न, आप फैशन में तो आधुनिक होते जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने में भी आधुनिक हुइए, समय के साथ में अपने आप को बदलिए। एग्जामिनर से ऐसी अपेक्षा मत रखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वही पूछेगा। अरे भाई थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए अपना, सिलेक्शन चाहिए तो। यही कारण है कि आप अपने आप में बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो सिलेक्शन के लिए बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा,
देखिए आज की जो रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछी गई रचना है, और सभी रचनाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वही नहीं पूछ रहा बार बार कि प्रेमचंद जी की रचना बता दीजिए, वही मीराबाई जी की, वही, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा लेवल बढ़ाएं अपना और थोड़ा अच्छे से तैयारी करिएगा, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा हो, आज के ये प्रश्न अच्छे लगे हों आप सभी दोस्तों को, तो एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। हर भाई बहन के पास में ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और आपने भी, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। सभी दोस्तों को राम राम और धन्यवाद।